एक कॉन्वेंट जहाँ शांति होनी चाहिए थी, एक कुआं जहाँ पानी होना चाहिए था, लेकिन 27 मार्च 1992 की सुबह उस कुएं के अंदर से एक जवान नन की लाश मिलती है। पुलिस कहती है ये एक सुसाइड है, लेकिन जो चोट उसके सर पर लगी हुई थी वो कई सारे सवाल खड़े करती हैं, जैसे कि सिस्टर अभय ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था, या फिर किसी गहरे राज की वजह से सिस्टर अभय को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अथर्व और आप सबका स्वागत है अनरिजॉल्व पेजेस पर। और आज हम बात करेंगे इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट केस सिस्टर अभय के बारे में। सबसे पहले हम लोग सिस्टर अभय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिस्टर अभय, उनका बर्थ नेम बीना थॉमस था और वो सिर्फ 21 साल की थी। वो केरला के सेंट पास्टियन कॉन्वेंट में रहती थी जो कोट्टयम में लोकेटेड था। कोट्टयम में कई सारे चर्चेस और कॉन्वेंट्स थे और वहाँ काफ़ी सारी नन्स पढ़ाई करती थी। सिस्टर अभय भी उन्हीं में से एक थी। वो डिसिप्लिन थी, स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छी थी एंड अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। 26 मार्च की रात को भी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि अगले दिन इंडियन क्राइम हिस्ट्री में एक सबसे लंबी मिस्ट्री बनने वाली है। 26 मार्च 1992 रात का टाइम था और सिस्टर अभय ने डिसाइड किया था कि वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करेंगी, क्योंकि उनके फाइनल एग्जाम्स आ रहे थे। सुबह के लगभग 4 बजे वो उठती है और पानी पीने के लिए या अपना फेस धोने के लिए किचन में जाती है और यहीं से शुरू होता है क्राइम। किचन में क्या हुआ था वो कोई नहीं जानता, लेकिन सुबह जब बाकी के नर्स उठती हैं तो वो देखती हैं कि सिस्टर अभय कहीं पर भी नहीं है और इसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाती हैं। फिर वो लोग सिस्टर को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते किचन में पहुंच जाते हैं, जहाँ फ्रिज का दरवाजा खुला था। पानी का एक गिलास नीचे पड़ा था, पानी फ्लोर पर बिखरा हुआ था और सिस्टर अभय की एक स्लीपर भी वहीं पड़ी थी, लेकिन सिस्टर अभय कहीं पर भी नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि कॉन्वेंट के कुएं के पास उनकी दूसरी स्लीपर मिली थी, जिसके बाद पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड के लोग आते हैं और जब कुएं के अंदर सर्च किया जाता है तो वहाँ से सिस्टर अभय की लाश मिलती है। फिर बॉडी को बाहर निकाला जाता है, ऑफिसर्स बॉडी को देखते हैं और फिर फोटोग्राफर बुलाया जाता है जो बॉडी और क्राइम सीन के फोटोज निकालते हैं और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और तब पुलिस बिना ज़्यादा सोचे समझे ये बयान देती है कि ये सुसाइड का केस है, लेकिन सिस्टर अभय के फ्रेंड्स एंड कॉन्वेंट में मौजूद लोग ये बात मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि सिस्टर अभय कभी सुसाइड नहीं कर सकती थी और अगर वो सुसाइड करने भी चाहे तो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। नंबर 1, सिस्टर अभय को स्विमिंग आती ही नहीं थी। जो लड़की पानी से डरती हो वो खुद इतने गहरे कुएं में कैसे कूद सकती है। नंबर 2, वेल की दीवार इतनी ऊंची थी कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए बिना मदद के उसे क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एंड नंबर 3, सबसे शॉकिंग बात, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि सिस्टर अभय के सर पर सीरियस हेड इंजरी थी, वो भी इतनी सीरियस कि वो पानी में गिरने के बाद नहीं लग सकती थी। इसका मतलब ये था कि या तो वो बेहोश हो गई थी या फिर उनको वेल के बाहर किसी भारी चीज से मारा गया था और फिर उनकी बॉडी कुएं में फेंक दी थी। लेकिन इतनी सारी थियोरी, स्ट्रगल के साइंस और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होने के बावजूद भी पुलिस क्राइम सीन को प्रॉपरली सील नहीं करती। लोग फ्रीली अंदर बाहर आ जा सकते थे, एविडेंस को भी लोगों का हाथ लग रहा था और इम्पोर्टेंट क्लूज कॉन्टेमिनेट हो गए थे। विटनेसेस को भी कैजुअली ट्रीट किया गया, किसी का प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं था और ना ही किसी से हार्ड क्वेश्चनिंग करी गई थी। और इसी पॉइंट से इस केस में एक नई स्मेल आनी शुरू होती है, कवर अप की स्मेल, जिससे कोई चाहता ही नहीं था कि इस केस का सच कभी सामने आए। ये केस पहले तो लोकल पुलिस से हैंडल कर रही थी, लेकिन उनके हाथ से केस निकलता जा रहा था, इसलिए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। और तब लोगों को लगता है कि अब शायद सच का पता चल जाएगा, क्योंकि इस टाइम तक ये केस केरला के आम लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। इस केस को मीडिया से भी काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा था, इसलिए क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन शुरू से स्टार्ट करती है। सबसे पहले क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन होता है, किचन, हॉस्टल कॉरिडोर और वेल के बीच के मूवमेंट चेक किए जाते हैं। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हॉस्टल स्टाफ, नन्स और वर्कर से अलग अलग और बार बार इंट्रोगेशन करते हैं। और तब एक आई विटनेस का स्टेटमेंट आता है जिसने केस को हिला के रख दिया था। उस रात किचन में 2 लोग थे। इस स्टेटमेंट के बाद क्राइम ब्रांच प्रेशर बढ़ा देती है, विटनेसेस से क्रॉस क्वेश्चनिंग, लेट नाइट क्वेश्चनिंग और स्टेटमेंट वेरिफिकेशन होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही विटनेस पलट जाता है और कहता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है और ऐसे सब कुछ फिर से बिगड़ने लगता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिसिंग होने लगते हैं, पहले दिए गए स्टेटमेंट्स मॉडिफाई होने लगते हैं, कुछ विटनेसेस चुप हो जाते हैं और कुछ को तो अचानक मेमोरी लॉस हो जाता है। क्राइम ब्रांच को पहले से शक था कि इस केस का सच पता चलने से पहले ही उसे दबाया जा रहा है। इतना सारा प्रेशर, इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन हैंडल करने के बाद भी क्राइम ब्रांच सच का पता नहीं लगा पाती एंड एट द एंड केस सीबीआई के पास चला जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि सीबीआई तो इस केस को आराम से सॉल्व कर लेगी, लेकिन ये केस जितना ज़्यादा दिख रहा था उतना था नहीं, क्योंकि 1993 से 2008 तक 3 अलग अलग सीबीआई की टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है।
हर एक टीम की अलग थियरी और अलग इन्वेस्टिगेशन, लेकिन किसी ने भी क्रिमिनल या सच का पता नहीं लगाया था। और जब भी सीबीआई फाइनल रिपोर्ट लेके कोर्ट के पास जाता था तो कोर्ट इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देता था। लेकिन 2008 में एक नई सीबीआई टीम फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इस टाइम तक कई सारे लोगों पर शक किया गया था, कई सारे आई विटनेसेस से बात करी गई थी और शायद उनमें से कुछ लोग मर भी चुके थे। लेकिन 2008 में एक नया आई विटनेस सामने आता है और उसने जो गवाही दी थी वो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। विटनेस का नाम अडक्का राजू, एक चोर जो 1992 में चोरी किया करता था। उन्होंने बताया कि 26 मार्च की रात को सिनपास कॉन्वेंट में वो चोरी करने गए थे और तब उन्होंने देखा कि कॉन्वेंट में फादर थॉमस कोटर एंटर कर रहे हैं। ये नजारा देखकर वो शॉक हो गए थे, क्योंकि रात को 3-4 बजे कोई प्रीस्ट गर्ल्स हॉस्टल में एंटर क्यों करेगा। ये बात उन्होंने उस दिन किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि अगर ये बात वो पुलिस या फिर किसी को बताते तो शायद वो खुद फंस सकते थे, क्योंकि अडक्का राजू भी वहाँ पर चोरी करने गए थे, इसलिए वो चुप रहते हैं। लेकिन जब सिस्टर अबैया के केस सामने आता है तो वो खुद पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें सच्चाई बताते हैं। लेकिन ये सच्चाई बताना उन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने अडक्का राजू पर ही इस मर्डर का इल्जाम लगा दिया। पूरे 58 डेज तक पुलिस ने उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया। उनसे यह भी कहा कि वो इस केस का इल्जाम अपने सर पर ले ले। उन्हें लालच भी दी गई, लेकिन अडक्का राजू टस से मस नहीं हुए। ये कैसे चोर थे जिनकी तारीफ खुद कोर्ट भी करता है। खैर, यहाँ से केस एक अलग डायरेक्शन लेता है और फादर थॉमस को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। काफी दिन तक इंक्वायरी करने के बाद ये सामने आता है कि फादर थॉमस और सिस्टर सेफी के बीच एक सीक्रेट रिलेशनशिप था। फादर थॉमस ने ये बात अपने किसी दोस्त को बताई थी कि वो और सिस्टर सेफी इज लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन ये बात पता चलने के बाद भी ये प्रूव नहीं हुआ कि उन दोनों ने सिस्टर अबैया का मर्डर किया है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं एंड अगेन काफी सारे इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन और कोर्ट की ट्रायल्स होती है एंड एट द एंड 2020 में कोर्ट फादर थॉमस और सिस्टर सेफी को दोषी ठहराता है। उन्हें लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है। और तब से की थ्योरी ये थी कि सिस्टर अबैया ने रात को फादर थॉमस और सिस्टर सेफी को किचन में सेक्सुअल एक्ट जैसी कोई चीज करते हुए देख लिया था। सिस्टर अबैया को देखकर वो दोनों डर गए थे और उन्होंने किसी भारी चीज से सिस्टर अबैया के सर पर वार किया और मर्डर के बाद बॉडी को वेल में फेंक दिया था। ये स्टोरी सोचने और समझने पर काफी ज्यादा सही लग रही थी, लेकिन सिस्टर अबैया का कत्ल सिर्फ एक क्राइम नहीं था, वो एक टेस्ट था हमारे सिस्टम का। एक ऐसा टेस्ट जिसमें पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और जस्टिस सिस्टम सब एग्जाम में बैठे थे। हर एक लेवल पर हर एक चीज दिख रही थी। फाइल्स का गायब होना, स्टेटमेंट्स का बदलना और सच बोलने वालों का अचानक चुप हो जाना। अगर पब्लिक प्रेशर ना होता, अगर मीडिया पीछे न पड़ी होती, अगर कोर्ट्स ने बार बार सवाल न पूछे होते तो शायद ये केस भी अनसॉल्व की लिस्ट में दफना दिया जाता। 2.5 साल बाद जस्टिस तो मिला, मगर ये विक्ट्री कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि इंसाफ जब इतनी देर से आए तो सिर्फ वो फैसला होता है, इंसाफ नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि सिस्टर अबैया अकेले नहीं थी। सोचो कितनी और सिस्टर अबैया होंगी जिनकी फाइल्स बंद पड़ी है, जिनके किलर्स आज भी आज़ाद घूम रहे हैं और जिनकी कहानी कभी कोर्ट रूम तक पहुंच नहीं पाई। ये कहानी सिर्फ सिस्टर अबैया की नहीं है, ये कहानी एक सिस्टम की जो तब तक नहीं जागता जब तक उसे जोर से हिला ना दे। बाय द वे, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर जरूर करना और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां हम लाते रहेंगे ऐसी रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज सिर्फ अनरिजॉल्व पेजेस पर।